मेरा नाम सैयद जाफ़र हुसैन। मैं अहलबैत जूनियर कॉलेज में हिंदी अध्यापक हूँ। आज हम इंटर फर्स्ट ईयर का गद्य विविधा से तीसरा पाठ धरती को बचाएं, इसके बारे में जानकारी लेंगे। ये इसके लेखक हैं एन मणिवासकम। थोड़ा इनके बारे में भी जानकारी लेके लेसन में जाएंगे। एन मणिवासकम का पूरा नाम नटराजन मणिवासकम है। क्या है? एन मणिवासकम का मतलब है नटराजन मणिवासकम। वे विश्व प्रसिद्ध जल से जुड़े पर्यावरणिक व प्रदूषण संबंधी विषयों के विशेषज्ञ हैं। इन्हों क्या है, दुनिया भर में प्रसिद्ध विश्व प्रसिद्ध जल से जुड़े हुए पानी से यानी पोल्यूशन जो है उससे जुड़े पर्यावरण व प्रदूषण संबंधी विषयों के विशेषज्ञ हैं। पोल्यूशन जो जल पोल्यूशन हो रहा उसके बारे में जो जानकारी लेना है उससे अधिकारी विशेषज्ञ हैं। इनका जन्म तमिलनाडु के ईरोड जिले में स्थित पुंजैपुल इम्पट्टी नामक ग्राम में सन 1951 में हुआ। इनका जन्म तमिलनाडु के ईरोडे डिस्ट्रिक्ट में पुंजैपुल इम्पट्टी जो गांव है वहाँ पे 1951 में इनका जन्म हुआ। इनके पिता का नाम C.K. नटराजन और माता का नाम अरुणागिरी अम्मल। क्या है? इनके पिताजी का नाम है C.K. नटराजन और इनके माता का नाम है अरुणागिरी अम्माल। इनकी प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा ईरोड ज़िले में हुई। इनकी जो शुरुआत की यानी प्राइमरी एजुकेशन ईरोड डिस्ट्रिक्ट में शुरू हुई। बचपन से ही इनकी दिलचस्पी पर्यावरण संरक्षण के प्रति थी। इन्होंने बचपन से पर्यावरण संरक्षण यानी जो पोल्यूशन हो रहा, जो वेदर पोल्यूशन हो दो, वाटर पोल्यूशन हो दो, जो भी पोल्यूशन है उसके ऊपर ही इनकी दिलचस्पी थी। इसलिए उन्होंने विज्ञान विषय का चयन किया। इसलिए उन्होंने साइंस में जाएंगे बोल के सोच लिया। मद्रास विश्वविद्यालय से MSc की शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद मद्रास की यूनिवर्सिटी से MSc डिग्री हासिल करें। इनकी लगन और कड़ी मेहनत ने उन्हें तमिलनाडु सरकार के इंडियन वाटर वर्क्स से जल विश्लेषक के पद पर पहुंचा दिया। क्या है? इनकी जो लगन यानी मेहनत जो है, जो कोशिश है, उससे तमिलनाडु की गवर्नमेंट इंडियन वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट में इनको नौकरी दे दी। उन्होंने पर्यावरण संबंधित कई सारी अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पुस्तकें लिखी हैं। उन्होंने क्या है, पर्यावरण के बारे में इंटरनेशनल में मशहूर हुए तो ऐसा थोड़े बुक्स लिखे हैं। प्रैक्टिकल बॉयलर वाटर ट्रीटमेंट हेड बुक, पहला बुक का नाम है प्रैक्टिकल बॉयलर वाटर ट्रीटमेंट हेड बुक। ऐसे इंडस्ट्रियल के बारे में, ट्रीटमेंट ऑफ टेक्सटाइल प्रोसेसिंग के बारे में, ऐसे कई सारे इनके बुक्स लिखे हुए हैं। जैसे अमूल्य पर्यावरण संरक्षण निधि का उपाय वाली पुस्तकें लिखी हैं। इसमें से हर एक भी जो पर्यावरण संरक्षण के लिए कितना इम्पोर्टेंट है ऐसे बुक्स इन्होंने लिखे हुए हैं। पर्यावरण व प्रदूषण से संबंधित किसी भी विषय का गहन अध्ययन इन पुस्तकों के बिना संभव नहीं है। जो पर्यावरण के बारे में और प्रदूषण के बारे में जानकारी लेने के लिए इसका अध्ययन करना, ये बुक्स में से पूरा अपने को जितना भी निचोड़ होना है वो पूरा इसमें से मिल जाता। इसलिए ये पुस्तकें धरती को हरा भरा बनाए रखने की कुंजी है। इसलिए जो इन्होंने लिखे तो बुक्स हैं, वो बुक्स अपनी धरती को, अपने देश को हरा भरा बना के रखने के एक कोशिश में है। वास्तव में निबंध मणिवासकम की पुस्तक हवा और पानी में जहर का अंश है। जो ये निबंध अब पढ़ने वाले निबंध वो है हवा और पानी में जहर, उसके बारे में यहाँ पे मालूमात होने वाले हैं। इसमें
उन्होंने पर्यावरण व प्रदूषण संबंधी विषय के बारे में सुंदर वर्णन किया है। इसमें जो लेसन में पर्यावरण व प्रदूषण के बारे में और उसकी चर्चा के बारे में एक सुंदर तरीके से अपने को मालूमात किए गए हैं। इसका हिंदी अनुवाद श्रीमती सरिता भल्ला ने किया है। जो उन्होंने इंग्लिश में लिखे हुए जो लेसन्स हैं, जो पुस्तकें हैं, उसके अनुवाद यानी ट्रांसलेट श्रीमती सरला भल्ला हिंदी में लिखे गए। अब अपन धरती को बचाएं, ये पाठ में जाएंगे। धरती को बचाएं। अब ये पाठ, मनुष्य के लालच ने प्रकृति भंडारण और संसाधनों को खाली कर दिया है। जो इंसान का जो लालच है, जो ख्वाहिश है, ये क्या है? प्रकृति के जो भंडार है, जो खूबसूरती है या ज़मीन में जो भी छुपे हुए, उसे पूरे खाली करते हुए आ रही। यदि युद्ध स्तर पर कदम ना उठाए गए तो धरती हमारी भरण पोषण की भी क्षमता खो देगी और हमें तथा अन्य सभी जीवित प्राणियों को जीने के साधनों से वंचित कर देगी। क्या है, अगर से इस तरीके से खाली करते हुए गया इंसान, तो उसको फिर बचाने के लिए अपन कदम ना उठाए तो हमारा जो भरण और पोषण यानी खाने के चीज़ें, अपन खा के पी के जो जिंदा रहने की चीज़ें रहते हैं, वो क्षमता, वो उगाने की क्षमता ये धरती खो बैठी। और अपने अलावा जो जीवित प्राणियां हैं सभी, यानी जो लिविंग थिंग्स हैं, उसको भी अपन बचाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। स्टॉकहोम में 1972 में संपन्न हुई अंतर्राष्ट्रीय मानव पर्यावरण सम्मेलन में स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कहा था, रहने अथवा भोजन, पानी, सफाई और सिर छिपाने के लिए स्थान मुहैया कराने, रेगिस्तान को हरा भरा करने और पहाड़ों को रहने योग्य बनाने हेतु पर्यावरण में सुधार लाने के लिए विकास एक प्रमुख साधन है। क्या है? 1972 में स्टॉकहोम में अंतर्राष्ट्रीय मानव पर्यावरण इंटरनेशनल पर्यावरण सम्मेलन में इंदिरा गांधी, उन्होंने ये अल्फाज कहे थे कि रहने अथवा भोजन के लिए, यानी रहने के लिए और खाने के लिए, पानी के लिए, सफाई के लिए और सर छिपाने के लिए, ये जो छिपा घरों के लिए सर छिपाना यानी घर के लिए स्थान मुहैया कराना है, रेगिस्तान को भी हरा भरा करना है और पहाड़ों को भी कुछ योग्य करके पर्यावरण में सुधार लाना है। ये इंदिरा गांधी के अल्फाज थे। जनसंख्या की वृद्धि पर पूरी तरह रोक तो नहीं लगाई जा सकती, परंतु सरल सस्ते उपायों के अपनाकर प्रदूषण का स्तर कम से कम किया जा सकता है। क्या है? जनसंख्या की वृद्धि यानी पॉपुलेशन को तो पूरी तरह से अपन नहीं रोक सकते, लेकिन आसान तरीक़ों से उसे इस्तेमाल करके प्रदूषण का स्तर कम करके, यानी उसकी लिमिट जितनी है प्रदूषण की, उसको कम करके अपन काम कर सकते हैं। हम पृथ्वी से जितना कुछ लेते हैं उससे अधिक उसे लौटाना होगा। अपन ज़मीन से, उसके अंदर से अपन जितने भी चीज़ें ले रहे हैं उससे भी ज़्यादा उसको फिर अपन देना पड़ेगा। उदाहरण के लिए वनों को काटने के पश्चात वन लगाया जाना चाहिए। एक एग्जाम्पल के तौर पे देखा गया तो झाड़ों को जंगलों से काटने के बाद फिर वहाँ पे झाड़ पौधे उगाना पड़ेगा। प्रत्येक काटने वाले वृक्ष के बदले में एक वृक्ष अवश्य लगाएं। जहाँ कहीं वायु प्रदूषण अधिक हो वहाँ प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग के आसपास अधिक संख्या में प्रदूषण का मुकाबला करने वाले पेड़ लगाए जाना चाहिए। क्या है? जहाँ पे अपन झाड़ा काट रहे हैं वहाँ पे झाड़ों की ज़रूरत है तो उससे ज़्यादा लगा के प्रदूषण रोकने के लिए, और जो कारखानों के आसपास झाड़ा लगा के वहाँ से आने वाली प्रदूषण ये अपन बचाने के लिए, उसका मुकाबला करने के लिए
अपन झाड़ों को लगाना चाहिए। ये काम स्वयं संबंधित उद्योग को ही करना चाहिए। पहले ये काम तो कारखाना जो लगा रहा उसको करना चाहिए कि अपने आसपास झाड़ा रहना बोल के। आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम स्टील संयंत्र ने अपने परिसर में 20 लाख से भी अधिक वृक्ष लगाए हैं, जो आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में है। यहाँ पे स्टील कारखाने के अतराफ तकरीबन 20 लाख से ज़्यादा झाड़ें वहाँ पे लगाए गए। उन्होंने एक नारा भी तैयार किया है, तैयार होने वाला प्रत्येक टन तरल स्टील के लिए एक वृक्ष। जस्ता तथा सीसा अग्रणी निर्मित द हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का कथन है। क्या है उसमें एक नारा भी दिया गया है, वो है तैयार होने वाला प्रत्येक टन तरल स्टील। जो भी तैयार होने वाला एक स्टील का जो तैयारी है वो एक झाड़ है। जस्ता तथा सीसा के लिए अग्रणी निर्माता द हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का भी कथन है कि हम केवल पर्यावरण का आनंद ही नहीं लेते हैं, हम इसकी सुरक्षा भी करते हैं। और हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का भी कहना है कि हम केवल पर्यावरण से खुशी नहीं मना रहे, उसको बचाने की भी कोशिश में लगे हुए हैं। और इसे साबित करने के लिए उसने अपने परिसर में तथा आसपास के गांवों में हज़ारों वृक्ष लगाए हैं। इसे प्रूफ करने के लिए हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड वाले अपने कंपनी के अतराफ झाड़ा लगाने के अलावा वो गांव में भी लगभग झाड़ा लगाए हुए हैं। द इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने अपनी तेल शोधक इकाइयों के आसपास हरित पट्टियां विकसित की है और वर्ष 1991 के दौरान इसके 1 लाख से अधिक वृक्ष लगाए हैं। और इसके अलावा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, इन लोग भी तेल की खोज में इकाइयों के आसपास यानी तेल जहाँ जहाँ से निकाल रहे उसके पास हरिता पट्टियाँ यानी हरे हरे पट्टियाँ भी लगाए हुए हैं। और 1991 के दौरान 1 लाख से ज़्यादा भी उन लोग झाड़े लगाए हुए हैं। प्रदूषण को कम करने में कचरे के पुनः उपयोग की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये पोल्यूशन को कम करने के लिए कचरे का पुनः उपयोग दोबारा इस्तेमाल करना भी एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। उपयुक्त उपचार के बाद व्यर्थ पानी का कृषि तथा जल जीवों के फसलें प्राप्त करने में उपयोग किया जा सकता है। जो व्यर्थ जो पानी है उसे कृषि यानी खेतों के लिए तथा जल जीवों के लिए और फसलों के लिए इसे उपयोग कर सकते हैं। भारत की अधिकांश कागज़ बनाने वाली मिलें कारखाने से निकलने वाले अपशिष्ट जल का धान तथा गन्ने की खेतों में उपयोगी करते हैं। जो कागज़ के कारखाने से निकलने वाला जो पानी है उसे ज़्यादा धान और गन्नों के खेतों में वो पानी का इस्तेमाल होता। औद्योगिक कचरे तथा ठोस कचरे का पुनः उपयोग करके उससे उपयोगी वस्तुओं तैयार का कार्य धीरे धीरे महत्व प्राप्त कर रहा है। जो औद्योगिक जो कारखाने का जो कचरा वो निकल रहा वो कचरे को इस्तेमाल करते हुए और नए चीज़ें उससे जो ख़राब हुए तो चीज़ें जो कचरे के रूप में है तो चीज़ों से दूसरे चीज़ें तैयार करके धीरे धीरे उसका भी इम्पोर्टेंट अपने को निकलते हुए आ रहा है। चूँकि हमारे प्रकृति साधन तेज़ी से समाप्त हो रहे हैं, क्योंकि हमारे जो प्रकृति नेचर के जो साधना है वो तेज़ी से ख़त्म होते हुए आ रहे हैं। इसलिए हमें ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों का उपयोग करना होगा। इसलिए अपन ऊर्जा यानी रोशनी के करंट का वैकल्पिक स्रोतों का यानी अलग तरीके से इस्तेमाल करना होगा। उदाहरण के लिए पवन ऊर्जा में बिजली बनाई जा सकती है। एक एग्जाम्पल से पवन ऊर्जा यानी हवा से बिजली भी बनाई जा सकती है और इस पर बहुत ही कम लागत आती है तथा पर्यावरण को कोई नुकसान भी नहीं होता। इससे कम खर्चा आता है और पर्यावरण को भी कोई नुकसान नहीं होता। सागर की लहरें तथा सौर ऊर्जा का उपयोग करने की प्रौद्योगिकी विकसित करनी होगी।
और सागर के लहरों से भी जो करंट बना सकते हैं और सूरज की रोशनी से भी इसका भी उपयोग करके कारखानों को विकसित कर सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू ईंधन के लिए लकड़ी अथवा कोयला जलाने के स्थान पर बायोगैस बनाने के बड़े संयंत्र लगाए जा सकते हैं ताकि घरों को खाना बनाने की गैस की आपूर्ति निश्चित की जा सके। इसके बाद अगर से ग्रामीण क्षेत्रों में अपन देख लिए यानी गाँव में अपन देख लिए तो वहाँ लकड़ी और गैस का तेल या कोयला इस्तेमाल करने की जगह बायोगैस, इसे गोबर गैस भी कहते हैं, ये गैस का इस्तेमाल करके खाना वगैरह यानी अपना पकवान अपन पकाने के लिए ये इस्तेमाल कर ले सकते हैं। पंजाब में इस तरह की एक सजा इकाई कार्य कर रही है। पंजाब में ये प्रचलन चल रहा है। घरों में ईंधन की खपत और प्रदूषण को कम करने के लिए उच्च क्षमता वाले बर्नरों और धुआं रहित चूल्हों का उपयोग किया जा सकता है। घरों में भी क्या है, ईंधन से जो धुआं निकल रहा वो प्रदूषण को कम करने के लिए अच्छे क्वालिटी के बर्नर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और धुआं रहित यानी धुआं नहीं निकलने वाले चूल्हों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि पहले बताया गया है कि लगभग 80% प्रदूषण समृद्धिशाली राष्ट्र द्वारा होता है, जो विश्व का केवल 25% हिस्सा है। जो इससे पहले बताया गया कि लगभग 80% प्रदूषण समृद्ध राष्ट्र यानी उसे बचाने वाले केवल 25% ही हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन विश्व के बाकी 75% राष्ट्रों को भी इसकी कीमत चुकानी पड़ती है, लेकिन बाकी 75% जो राष्ट्र है उन लोगों को इसकी कीमत चुकानी पड़ रही। विकसित देशों में रहने वाले लोग बिना किसी रोक टोक के अपने प्राकृतिक भंडार का दोहन करते हैं, जिससे पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। जो डेवलपमेंट कंट्रीज में रहने वाले बिना रोक टोक के प्रकृति के जो कुदरती भंडार है उसको निकालते हैं और पृथ्वी का जो तापमान है, जो गर्मी है, उसे बढ़ा दे रहे हैं और ओजोन के सुरक्षात्मक परत नष्ट हो रही है और इसकी वजह से जो ओजोन लेयर है उसको भी नष्ट कर दे रहे हैं और अम्लीय वर्ष की घटनाएं बढ़ रही हैं, जो एसिड रेन्स वो भी बढ़ रही हैं। अब समय आ गया है कि वे अपनी जीवन शैली में बदलाव लाएं ताकि विश्व को प्रदूषण मुक्त किया जा सके। क्या है, अभी भी टाइम आ गया कि ज़मीन को बचाना है, अपनी जीवन शैली में अपनी ज़िंदगी में बदलाव लाना है और विश्व को प्रदूषण मुक्त देश करना है। इन सबके ऊपर पर्यावरण संरक्षण को लेकर मानव प्रकृति अधिक महत्वपूर्ण है। ये सब चीज़ों को लेके पर्यावरण संरक्षण के को लेकर मानव की प्रकृति बहुत इम्पोर्टेंट है। यदि प्रत्येक नागरिक गलियों में कूड़ा कचरा ना फेंके और गलियों को कूड़ादान ना समझने का निर्णय ले लेते हैं तो अधिकांश शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता से जुड़ी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं सुलझ जाएंगी। अगर से हर एक आदमी भी हर एक गली में कचरा नहीं डाले तो ऐसा, नहीं फेंके तो ऐसा, गलियों को कूड़ादान यानी कचरे की कुंडी नहीं बनाए तो ऐसा समझदारी से अगर से काम करे, शहर वाले रहने दो या गांव वाले रहने दो, तो जब जो ये बीमारियां हैं वो बीमारियों को दूर कर सकते हैं। यह स्वास्थ्य के समस्याएं जो हैं उसे अपन सुलझा सकते हैं। ये नितांत एक मूर्खता है कि हम प्रगति के नाम पर अपने वनों को नष्ट कर रहे हैं और अपने परिस्थितियों का संतुलन को बिगाड़ रहे हैं। ये एक अपनी मूर्खता है कि डेवलपमेंट के नाम पे जंगलों को नष्ट कर दे रहे हैं यानी ख़त्म कर दे रहे हैं और अपने परिस्थिति के अनुकूल यानी उनके मर्जी के माफक हर एक चीज़ को भी बिगाड़ते हुए आ रहे हैं। व्यापक स्तर के दूरगामी योजनाओं के अभाव में शहरीकरण ने अनेक शहर तथा
उप शहरी क्षेत्रों को व्यावसायिक जंगलों में बदल दिया है। क्या है, व्यापक यानी डेवलपमेंट के नज़र में रखते हुए डेवलपमेंट करने के लिए, शहरों को या गाँवों को डेवलपमेंट करने के लिए, क्या शहरीकरण यानी शहर बनाने के लिए, डेवलप करने के लिए, ऐसे चीज़ों के लिए जंगलों को पूरा काट दिया गया और उसे डेवलपमेंट के रूप में ले लिया गया। ज़मीन के इस गलत उपयोग का एक गंभीर परिणाम है विभिन्न प्रकार के जीवों की समाप्ति। जो जंगलों को नष्ट करना है, उसका गलत उपयोग करना है, इसका रिजल्ट ये आ रहा है कि दुनिया में है तो जानवरों को ख़त्म कर देना है। शहरों की वृद्धि, कृषि के प्रसार, बांधों के निर्माण तथा वनों के विनाश से जंगली जीवों के आवास नष्ट हुए हैं, जो शहरों के डेवलपमेंट के लिए और कृषि यानी खेती बाड़ी के प्रसार के लिए और प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए जंगलों को पूरों को काट दे के जंगल में रहने वाले जानवरों का जो रहन सहन है उसको पूरा अपन नष्ट कर दे रहे हैं। जीवन की बहुत सी प्रजातियों और उपप्रजातियों के विलुप्त होने का खतरा उत्पन्न हो गया है। जो कई किस्म के जानवर हैं वो जानवर अपने कहने विलुप्त हो जा रहे हैं, यानी पूरे ख़त्म हो जा रहे हैं। ये अपने को समझ में आ रहा है। जंगली जीवों के अवसरों को नष्ट करने के अतिरिक्त हम जानवरों और उनके भोजन को पीड़ित नाशियों तथा दूसरे रसायनों से विषमत कर रहे हैं। जंगली जीवों के अवसरों को यानी जंगल में रहने वाले जानवरों के जो ज़रूरतमंद चीज़ें हैं उसे नष्ट कर दे रहे हैं। उसके अलावा जानवरों का जो भोजन है उसको भी नष्ट कर दे रहे हैं और पीड़ित नाशियों को दूसरे जहरीले चीज़ों को उसमें मिला दे के ये हर एक चीज़ भी अपन नष्ट करते हुए आ रहे हैं। ये रसायन मछलियों, पक्षियों और लाभदायक कीटाणुओं को मार रहे हैं। जो ये जहर फैले हुआ है वो क्या है, पानी में रहने वाले मछलियों को मार दे रहे हैं और पशु पक्षियों को मार दे रहे हैं और अपने को ज़रूरतमंद जो कीटाणु हैं उसको भी मार दे रहे हैं। ये मानव जीवन के लिए भी खतरा उत्पन्न कर रहे हैं। ये इंसान की ज़िंदगी के लिए भी यह खतरा हो रहा है। प्रतिवर्ष इनसे 1000 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है और अनेक व्यक्ति बीमार हुए हैं। इस तरीके से प्रतिवर्ष हर साल हज़ारों आदमियां मर चुके हैं और कई हज़ार लोग बीमार भी पड़ रहे हैं। अब वो समय आ गया है जब हम परिस्थितियों की गंभीरता को पहचानने और इस प्रकार से कार्य करें जिसमें हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए इस धरती पर जीवन और अधिक जीने योग्य बन सकें। अब अपने को ये भी मौका आ गया, हम जो ये परिस्थितियां हैं, ये जो परेशानियां हैं, उसकी गंभीरता को पहचान के हम इस तरीके से एक प्लान बना लेना है कि आने वाले पीढ़ियां और ज़्यादा साल जीने की कोशिश कर सकें, उन लोगों की वो किस्मत मिल सकें। ये सच है कि मनुष्य जीवित रहना चाहता है और इसके लिए उसे चाहिए सांस लेने योग्य हवा तथा पीने योग्य पानी। कोई भी हो, हर एक इंसान हो, हर एक प्राणी हो, जीना चाहता, लेकिन उसके लिए क्या होना है, एक अच्छी हवा होना है और पीने के लिए पानी। उसे चाहिए साफ नीला आसमान, स्वच्छ नदियाँ तथा हरे भरे वन। जो हवा और पानी अच्छा होना है तो ये अपने को ये चाहिए कि आसमान अच्छा होना है और नदियाँ अच्छा होना है, यानी इसका मतलब है पोल्यूशन नहीं रहना है और जंगल पूरे हरे भरे रहना है। परंतु उसे इसकी कीमत चुकानी होगी। अगर से ऐसा नहीं रहा तो उसकी कीमत अपने को चुकाना पड़ेगा। पर्यावरण प्रकृति का वे कीमती उपहार है। क्या है पर्यावरण प्रकृति का जो बेश कीमती एक गिफ्ट है। पर्यावरण की सुरक्षा और परिस्थितियां संतुलित को बनाए रखना हमारा प्रमुख कर्तव्य है। ये तो अपने भगवान के गिफ्ट है समझ लेना है और उसकी रक्षा करना और उसको अपने हिसाब से इस्तेमाल करना और उसे
अच्छी तरीके से रखना, ये अपनी जिम्मेदारी है। हमें चाहिए कि हम पृथ्वी को हरा भरा रखें ताकि हम प्रदूषण से मुक्त वातावरण में साथ साथ रह सकें। हमें क्या होना चाहिए कि ज़मीन को हरा भरा रखना है और हम प्रदूषण से उसे हटाना है। हम स्वयं को बचाने के लिए पर्यावरण को बचाना होगा। हम अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए पर्यावरण को भी बचाना चाहिए, अन्यथा वह दिन अब दूर नहीं जब मनुष्य स्वयं एक संकटग्रस्त प्रजाति हो जाएगा। ज़्यादा दूर नहीं है ये दिन। अगर से इंसान सोच लिया, कर लिया तो ये चीज़ आराम से हासिल कर सकता। ये जो संकट है, परेशानी है, उसे दूर कर सकता और उसकी जीत हासिल कर सकता। यानी पर्यावरण को अपन पोल्यूशन से हमेशा बचा के रखना है, चाहे जल पोल्यूशन हो, चाहे एयर पोल्यूशन हो, चाहे साउंड पोल्यूशन हो। यह पोल्यूशन से अपन बचा के रखेंगे तो अच्छा रहेगा। यहाँ पे धरती के लिए जो झाड़ा वगैरह है, धरती में जो जल है, ये चीज़ों को भी बचाने के लिए यहाँ पे ये पाठ बताया गया है। आज के लिए ये पाठ यहाँ पे समाप्त।